मैं मराइटल रेप की विक्टिम हूँ। मैं आप में से ही एक हूँ। मेरा नाम ज़रूरी नहीं, पर मेरी कहानी बहुत ज़रूरी है। इसे सुनिए, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझिए कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मेरी शादी दिसंबर 2018 में हुई, जो कि पूरी तरीके से एक कम्प्लीटली अरेंज मैरिज थी, जहां हम दोनों लोगों की फैमिलीज एक दूसरे से मिले। कई बार काफ़ी सारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुए एंड ये सबकी रजामंदी से, आपसी सहमति से हुई थी। बाय प्रोफेशन मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं एंड इनफैक्ट एम्स के पढ़े हुए डॉक्टर हैं, तो मुझे उनके बारे में शायद इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो मेरी शादी के थर्ड डे पे हुआ था, जहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ज़बरदस्ती अपने सिस्टर्स के साथ ड्रिंक करने को कहा। इनफैक्ट ड्रिंक कराया एंड देन उन्होंने डिफरेंट टाइप के वाइब्रेटर्स एंड डिल्डो यूज़ किए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे अंदर एक डिओड्रेंट की बॉटल इंसर्ट करी, जिसका स्प्रेयर मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मिला व्हेन आई वाज ब्लीडिंग आउट प्रोफ्यूजली। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसे कोई लड़की सोच नहीं सकती कि उसको शादी के बाद ये भी फेस करना पड़ सकता है। उसका अपना पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। बिकॉज हम मैक्स टू मैक्स इतना ही सोच पाते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा होगा तो सेक्स के लिए फोर्स करेगा। ये इंसिडेंट मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ, रिपीटेडली कई बार हुआ उसके बाद। फर्स्ट टाइम में मुझे लगा कि शायद व्हेन ही ट्राइड, कि पहले बार सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए कोशिश की एंड ही कुड नॉट परफॉर्म, तो शायद ही गॉट हिज ईगो ब्रूज्ड। बट देन जब आप ये देखते हो कि उस बंदे के पास डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस के वाइब्रेटर्स हैं एंड यू गेट दैट कि ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई हमेशा अपने घर में नहीं रखता, या इजिली आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिल जाती हैं ये चीज़ें। इसके लिए आपने ज़रूर पहले से सोच करके प्रिपरेशन करके रखी होगी, तो आपके पास है ये। हमारी सोसाइटी में मराइटल रेप को रेप नहीं माना जाता। तो जब मेरे साथ ये हुआ और मैंने फर्स्ट इंसिडेंट के बाद ही अपने परिवार को ये बताया, अपनी मॉम को बताया, तो उनका पहला रिएक्शन भी वही था एज यूजुअल कि तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका लीगल राइट है, इसमें रेप जैसा कुछ नहीं है। एंड शायद ये मेरी भी थोड़ी सी गलती थी कि मैंने उन्हें खुल के नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने ये वर्ड यूज किया था कि मेरे साथ रेप हुआ है। वो शायद समझ नहीं पाई, क्योंकि एक जनरेशन पहले की अगर हम बात करें तो उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी डिल्डोज एंड वाइब्रेटर्स देखे भी नहीं हैं। बट उसके बाद वो इंसिडेंट रिपीटेडली मेरे साथ होता रहा। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं। 9 दिन के टाइम के बाद मैं उस स्टेज पे पहुंच गई थी। 9 दिन से मैं ब्लीड आउट कर रही थी। आई गॉट फेंटेड। जब तीसरे दिन मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे काफ़ी स्टिचेस लगे हुए थे। मुझे ब्लड चढ़ाया गया था बिकॉज आई कुड नॉट सर्वाइव दैट। एंड डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर मैं नहीं उस स्टेज पे भी वहां नहीं पहुंचती तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। मोस्टली जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हो तो आपको सबसे पहले लगता है कि अगर कोई और नहीं तो मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे। बट मुझे उस समय जो रिएक्शन मिल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा होता कि शायद मैं यहाँ नहीं आई होती, अच्छा होता कि शायद मैं वहां मर गई होती। कम से कम मुझे ये नहीं देखना होता कि मेरे खुद के घर वाले भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद मुझे अराउंड अ वीक टू 10 डेज हॉस्पिटल में ऑन एंड ऑफ रहना पड़ा था। मैं जब वापस अपने घर आई तो मुझे ये याद आया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें जो मुझे वहाँ पे मिली, जिन पे मेरे ब्लड के स्पॉट थे, वो इंजरी जो मेरी बॉडीज में थी, या मेरे फटे हुए कपड़े हर दिन के। बिकॉज अगर आपकी वाइफ है और आप उससे कह रहे हो एंड शी इज़ नॉट डिनाइंग कम्प्लीटली, तो आपको उसके कपड़े फाड़ने की ज़रूरत नहीं है हर दिन। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ही इज़ अ डॉक्टर, तो कुछ तो ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ जो मुझे खुद को भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें तो वो काफ़ी अग्रेसिव नेचर के हैं। मेरे पेरेंट्स के सामने मुझ पे हाथ उठाना, बालों से पकड़ के मुझे मारना, मेरे फादर को अब्यूज़ करना, यहाँ तक कि मेरी मदर पे हाथ उठाने की कोशिश करना। अगर कोई इतना पढ़ा लिखा होकर के भी इस तरीके की बिहेवियर रख सकता है तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटली अनस्टेबल है वो।
इसके सिवा मुझे और कोई वजह नहीं दिखती इस तरीके से किसी भी लड़की के साथ बिहेव करने की। कानूनी लड़ाई अभी काफी लंबी चलेगी और लड़ाई तब और लंबी हो जाती है जब आप ये देखते हैं कि आपको किन किन जरियों से कमजोर किया जा सकता है। अगर मेरे केस की बात की जाए तो जब इस इंसिडेंट के बाद मेरा मेडिकल हुआ तो डॉक्टर्स ने मेरी बॉडी से डिफरेंट सैंपल कलेक्ट किए फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, जिसमें वो वाइब्रेटर्स एंड वो डिओड्रेंट बॉटल का स्प्रेयर भी था। वो खुद डॉक्टर की टीम के थ्रू ही पुलिस को हैंडओवर भी किया गया विद अ रिसीविंग सिग्नेचर। ऑन पेपर डॉक्टर्स ने सैंपल के 11 एनवेलप पुलिस को हैंडओवर किए हैं, बट जब फॉरेंसिक टीम ने रिसीव्ड एनवेलप की रिसिप्ट दी है तो उन्हें सिर्फ 9 एनवेलप ही रिसीव हुए हैं, जो कि बहुत क्लियर है कि बीच में पुलिस के थ्रू मेन एनवेलप गायब किए गए हैं और उसके बाद उन्हीं आधे सैंपल की फॉरेंसिक टेस्ट के बेसिस पे केस से जो मेन सेक्शन है उन्हें चार्जशीट से हटाते हुए केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है। मेरा मोटिव यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है और